1 मोल सब्सटेंस का मास अगर हम निकालते हैं तो उसको हम मोलर मास बोलने वाले। कैसे निकालेंगे? अगर हमें किसी भी पार्टिकल का मास पता है, उसे अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मोलर मास आ जाएगा। तो सिंपली हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था। जैसे H2SO4 का मास आपने कैलकुलेट किया होगा ना घर पे, इसका जो मास आ रहा है वो 98 AMU आ रहा है। अगर मैं इसको 98 ग्राम लिखता हूं तो ये उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा, राइट। अगर मैं 98 AMU लिखता हूं तो ये उसका क्या हो जाएगा? मोलिक्यूलर मास हो जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना दोनों? 98 AMU का मतलब है कि हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं H2SO4 की, और 98 ग्राम का क्या मतलब है? हमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलो आगे करें अब। 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, होने दो। अदिति बेटा वीडियो ऑन कर लो, अदिति एंड निर्जला। चार्ज डिस्कनेक्टेड। जल्दी वीडियो ऑन करो बच्चों। इन सभी के मास कैलकुलेट किए थे आपने? C6H12O6 के, NH4CONH2 के, K4FeCN6 के किए कैलकुलेट? बोलो। देखो H3PO4 का 98 आना चाहिए जहां तक मुझे याद है। इसका भी 98 आना चाहिए, इसका 100 आना चाहिए। K4FeCN6 का 4 इंटू 39 प्लस 56 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6 कर लेना। K4FeCN6 का निकाल लोगे ना? यस। NH2CONH2 का 60 आना चाहिए यूरिया का, और C6H12O6 का 12 इंटू 6 16 इंटू C6 H12O6 12 and 16 into 6 plus 12 into 1 नहीं 6 into 6 निकाल लेना ग्लूकोज का भी। चलो आगे देख रहे हैं हम। एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is 6.66 into 10 to the power minus 24 gram. Calculate its molar mass. देखो यहाँ पर है ना, एक एटम का मास दे रखा है ग्राम्स में, ठीक है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ 1 एटम इनटू Na, ऐसे ही करते हैं ना। तो मास ऑफ 1 एटम कितना दे रखा है? 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 24 कितने टाइम्स कट गया? 10 टू द पावर माइनस 1 टाइम्स। तो ये आएगा 6.66 को हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 39.9 आएगा इंटू 10 पर माइनस 1। तो ये लगभग होने वाला है हमारा 4 ग्राम आंसर। सिंपल है ना। अभी उसने क्वेश्चन में क्या AMU में मास ना देके 1/Na से मल्टीप्लाई करके दे दिया उसने ग्राम में। तो हमें तो कुछ नहीं करना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास की डेफिनेशन हमें पता है,
कि एक मोल का मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली और हमारा मास आ जाएगा ग्राम्स में। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, हाँ sir. चलो वापस से मोल पर आ रहे हैं। मैंने बोला था कि मोल पर हम वापस से आएंगे। पहले मैंने थोड़ा सा बताया था मोल की डेफिनेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी भी आपका संडे को एग्जाम हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर। इस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो लिखो। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स as many particles as present in 12 gram of C12 atom। 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है ना, उतने ही पार्टिकल हमारे 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है। इसका क्या मीनिंग है ये समझाता हूँ मैं। नोट किया आपने? क्या नोट बच्चों? Yes, sir. यस आज तक नोट इसने नोट नहीं कर रही हो तुम? सर मैंने नोट कर लिया? यस सर। इसका सिंपल मतलब ये है बेटा, 12 ग्राम हमें बोल रखा है। 12 ग्राम जब हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका गिवन मास 12 ग्राम दे रखा है, मोलर मास इसका 12 होता है। तो कितनी बात आ रही है यहाँ पर? 1 मोल ही आ रही। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम 1 मोल में कितने पार्टिकल्स मानने वाले हैं। 1 मोल में हम 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मानने वाले हैं। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं मोल्स के। फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट एक टेबल बनवा दूंगा आगे, लेकिन एक एक करके हम फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला आता है मोल का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या होगा? जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है 90 ग्राम H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 90 अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा H2O का? 18। तो ये मोल्स आ जाएंगे 5 मोल्स। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है 4 ग्राम CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं ऐसे नीटा के साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। एन को नीचे से खींच दिया थोड़ा सा। तो 4 अपॉन CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? 100। यह आ जाएगा 0.04 मोल्स। सिंपल है ना? सिंपल है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. मैं एक टेबल बनवा देता हूँ, उससे तीनों फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वो टेबल बनाना, इरेज कर दूं ये? यस यहाँ पर टेबल बनाना, साथ साथ मेरे 4 बॉक्स बनेंगे। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स एंड ये 4th बॉक्स। बीच वाले में लिख लो मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। इधर की साइड लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पता है ना क्या हो सकते हैं? एटम्स,
मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लिखो गिवन मास और लास्ट में आप लिखोगे इधर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में, STP क्या होता है, कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करवा रहा हूँ। अब देखो हर एक बॉक्स को है ना 2-2 लाइन से आप ज्वाइन करोगे इस तरह से। हो जाएगा। अब है ना यहाँ पर हमें एरो के साइन लगाने, हर 2 लाइनों को 2 अपोजिट एरो से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। हो जाएगा इतना। Yes, sir. ठीक है। अब जो एरो हमारी मोल्स की तरफ जा रही है ना, वहां हम हमेशा डिवाइड का साइन, किसका साइन लगाना है, डिवाइड का। और जो मोल से मोल की तरफ से आ रही है वहां पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इस तरह से। हो जाएगा। क्लियर। जो एरो मोल की तरफ जा रही थी उसमें हमने किसका साइन लगाया, डिवाइड का। जो मोल के अपोजिट आ रही है, मोल की तरफ से आ रही है, उसमें हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर गिवन मास से मोल की तरफ जा रहे हैं, एरो फॉलो करनी है हमें। गिवन मास से मोल की तरफ गए तो गिवन मास और मोल्स में ना जो रिलेशनशिप होती है वो मोलर मास एस्टेब्लिश करता है। तो हम मल्टीप्लाई भी मोलर मास से करेंगे, डिवाइड भी मोलर मास से करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल्स में जो रिलेशनशिप रहेगी वो Na के थ्रू रहेगी। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम में हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से और डिवाइड भी करेंगे 22.4 से। अब ये 22.4 कैसा है इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हमारे 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये फाइंड करना है। हम गिवन मास के साइड से आ रहे हैं तो गिवन मास के बाद आप एरो को फॉलो करो। गिवन मास डिवाइड किससे हो रहा है, वो मोलर मास से, मोलर मास। सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का से आप आ रहे हो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एरो को फॉलो करो, अपॉन Na। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, अगर आप वॉल्यूम की साइड से आ रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये बेटा STP कंडीशन दी होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला लगाना है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये नहीं दिए तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आइडियल गैस वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 22.4। क्लियर है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया है गिवन मास, हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन मास, बोल दिया उसने कि 500 ग्राम CaCO3, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि गिवन मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करते हैं। तो हम कैसे जाएंगे, गिवन मास से पहले मोल्स फाइंड करेंगे, मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करेंगे। अब देखो CaCO3 बोला था ना क्वेश्चन में, तो CaCO3 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल आने वाले हैं ना वो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल का। अगर हमसे पूछ ले वो कि एटम्स बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, नोट कर लिया था पहले।
ये वाला नोट कर लिया सब? Yes, sir. Yes, sir. Calculate number of atoms in 500 ग्राम CaCO3। देखो ये 500 ग्राम खुद से सोचो ये क्या हो सकता है? क्या नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या ये वॉल्यूम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये होगा क्या? गिवन मास होगा ना। अब गिवन मास से यहाँ पर हमें यहाँ तक जाना है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? मोल से होते हुए जाएंगे। मतलब पहले क्या कैलकुलेट कर लूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 500। मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैल्शियम का 40 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3 कर सकते हैं ना। तो ये आएगा आपका 100। तो आपके मोल्स कितना आ गया? 5 मोल्स। अब देखो मोल्स से हम किधर जा रहे हैं? मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं। तो मोल में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? Na का। तो 5 Na हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल। CaCO3 क्या था? मॉलिक्यूल था। तो पार्टिकल किस फेस पे है अभी? मॉलिक्यूल्स में। तो 5 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बट पूछा क्या? एटम पूछा है ना। अब एक एटम में कितने एटम है? देखो CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक तो कैल्शियम का, एक कार्बन का, और 3 ये 5 एटम है ना। है कि नहीं कुंजल? एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है ना। तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 5 Na इंटू 5। सिंपल है, 25 Na। ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं क्या? Yes, sir. नोट करो। Yes, sir. नोट करो जल्दी। समझ आया ना कैसे किया? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो जल्दी से आंसर बताओ मुझे। कर दो रेस। Yes. Yes. क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम H2SO4। हमें क्या दे रखा है? गिवन मास दे रखा है, हमें नंबर ऑफ एटम्स बना देने H2SO4 में। जल्दी से फाइंड करो। हुआ किसी का? बेटा याद रख लेना, मैंने जो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिए थे ना, उनके मॉलिक्यूलर मास याद ही रख लो आप, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको दिए। ठीक है, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा।
देखो ये हमें गिवन मास दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, 9.8 ग्राम इसका गिवन मास है अपॉन 98 इसका मोलर मास होता है, तो 0.1 मोल आ गया। सेकंड स्टेप में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, क्योंकि H2SO4 खुद एक मॉलिक्यूल है ना। तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तीसरे स्टेप में मॉलिक्यूल में हमें एटम फाइंड करना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, देखो 2 + 1 + 4 7 एटम है ना। तो 0.1 Na में कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स 0.7 इंटू 0.1 Na, मतलब 0.7 Na। ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी करो। कैलकुलेट number of atoms of each type in 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास उसने दे रखा है 180, फॉर्मूला इसका दे रखा है C6H12O6। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल इजी है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। वही हमें कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये टेबल अगर आपको याद है तो हमें गिवन मास से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो वही पहले की तरह हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1.8 डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.01 मोल्स। क्लियर। दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 0.01 Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तीसरी स्टेप में हमें ईच टाइप के एटम पता करने। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है, 6 हैं, तो 0.01 Na में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 0.01 Na। सिंपल है ना। फोर्थ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 ही हैं, तो 6 इंटू 0.01 Na। फिफ्थ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 12, तो 0.01 Na। सिंपल है, कर लोगे। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, कोई भी क्वेश्चन दे वो आपको आना चाहिए। जैसे उसने बोल दिया कि, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो, हेलो। कर दो ही रहे दिए। Yes. 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 एक क्वेश्चन और करो। कैलकुलेट मास ऑफ 12.046 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। हमें मास कैलकुलेट करना है, हमें इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स दे दिए। मतलब अब हमें क्या करना है, इस टेबल में देखो कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमें क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। मतलब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, मोल से होते हुए यहाँ आएंगे। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वही फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
12.046 into 10 to the power 23 अपॉन Na. Na क्या होता है 6.023 into 10 to the power 23. इससे ये पूरा कट, इससे 2 टाइम्स कट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स. दूसरी स्टेप में मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास. एरो फॉलो करनी है बस बेटा. मोल्स इनटू मोलर मास. मोल्स कितने दे रखे हैं 2. मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का 16, तो 32 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा. सिंपल है ना. Yes. Yes. एक वो टेबल फॉलो करनी है वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर से करवाता हूँ. वॉल्यूम 22.4 कैसे आया वो पहले बताऊंगा. ठीक है, ये वाले तो सिंपल है. नंबर ऑफ पार्टिकल से मास निकालना, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. नो सर. इरेज कर दूं. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आयन. आयंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. सबसे पहले मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं. ऐसे कंपाउंड जिनको जब हम वाटर में डालें तो आयंस में डिसोसिएट हो जाए उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ठीक है, या फिर जो कंपाउंड आयंस से मिलकर बने उनको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. कैटायन और अनायन से मिलकर जो बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है, ये मॉलिक्यूल के बराबर ही है, इक्वल टू मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल ही होता है कंपाउंड भी. जैसे NaCl है, जब हम NaCl को ब्रेक करेंगे वाटर में डालेंगे तो NaCl किस में ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में. ये ब्रेक करना सीखना है हमें. MgCl2 है, MgCl2 है ना, तो ये जो 2 है ये 2 जाएगा इसके ऊपर Mg के ऊपर, और Mg के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे 1 का जाएगा Cl के ऊपर, तो ये ब्रेक होगा Mg+2 एंड Cl माइनस में. फिर हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे. यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही एटम था तो यहाँ पे एक ही आयन बनना चाहिए. यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम थे तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 आयन बनेंगे. क्लियर है. AlCl3, AlCl3 कैसे ब्रेक होगा, ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज में, इस तरह से. एल्यूमिनियम के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो उसका जो 1 है वो कहाँ जाएगा Cl के ऊपर माइनस चार्ज में. फिर क्या करना है, इसको बैलेंस करना है. एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन कितना हो गया 3. कर सकते हैं, इसको करो. देखो Al2O3 को ब्रेक करना है, तो जो ऑक्सीजन के नीचे जो 3 है वो कहाँ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर, मतलब Al+3. एल्यूमिनियम के नीचे जो 2 है वो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर O-2. फिर क्या करना है, बैलेंस करना है. एल्यूमिनियम 2 थे तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 3 थे तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया. बोलो कर सकते हैं. Yes, sir. एक और देखो, एक और आयनिक कंपाउंड बताता हूं मैं, K4FeCN6. अब बेटा ये है ना 2 पार्ट में ब्रेक होता है. एक पार्ट इसका ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है ना. इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक नहीं होने वाला है ना, इसको ब्रेक नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा. इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 मानेंगे. 1 मानेंगे तो पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा प्लस, और पोटेशियम के नीचे 4 है तो FeCN6 के ऊपर क्या आएगा माइनस का 4. क्लियर. फिर बैलेंस कर लो. पोटेशियम 4 थे तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, ये FeCN6 1 ही था तो 1 ही रहने दिया. ब्रेक कर लोगे. बोलो. Yes. Yes, sir. कोई भी Yes. आयनिक कंपाउंड आपको मिले ब्रेक कर सकते हैं ना आप इजीली. चलो कर दो इरेज ये.
Yes, sir. Yes. क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन के टर्म में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उसको फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं, याद रखना, फॉर्मूला यूनिट। तो उसका सिंपल मीनिंग यही है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट। क्लियर? एक और चीज मैं बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स जो हम बोल रहे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स को कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। याद रखना, ग्राम एटम्स ऐसा मत सोच लेना कि मास निकालने लग जाओ। ग्राम एटम्स का मतलब ही मोल से, इसका मीनिंग ही क्या है? मोल से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं लास्ट तक, जब तक वो जेईई मेंस एडवांस नहीं देते। ग्राम एटम्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ही है। अगर वो बोल दे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज 5, तो उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5। क्लियर? समझ Yes. गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट of KCl in 7.4 gram। KCl की फॉर्मूला यूनिट बतानी है। फॉर्मूला यूनिट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, सिंपल है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहे, फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या करना है हमें? फाइंड करना है। तो गिवन मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 7.4 ग्राम दे रखा है, मोलर मास इसका 74 ही होगा, तो यह आ जाएगा 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट Na से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्लियर? तो 0.1 Na हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है ये समझा हमने। अब नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट, पहले मुझे इसमें समझाओ, NaCl में नंबर ऑफ आयंस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ आयंस थे 2, एक तो Na का और एक Cl का। MgCl2 में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने थे? 3, एक तो Mg का और 2 Cl के। AlCl3 में 4, है ना? Al2O3 में होंगे 5। K4FeCN6 में भी 5। 4 तो K प्लस के, एक FeCN6 का। सिंपल है ना? FeCN6 में डाउट तो नहीं आ रहा है? FeCN6 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे हम। इसको ब्रेक नहीं करना है, FeCN6 को ब्रेक नहीं करना है, ये पूरा एक आयन है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने थे इसमें? 5। ठीक है ना? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द श्रिंजल। समझ आ रहा है? आस्था, हितांशी? Yes, sir. Yes, sir. Calculate the number of ion produced on dissolving 19 gram MgCl2 in water। अब देखो, MgCl2 को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? Mg+2 और 2Cl- बनेंगे, मतलब टोटल कितने आयंस बने? 3 आयन बने। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? पहले तो ये फाइंड करो। हमसे नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं ना, पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। क्या देखते रहो? गिवन मास देकर। तो पहली स्टेप में हमें नंबर ऑफ मोल से निकालने,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 19 गिवन मास दे रखा है, इसका गिवन मोलर मास होता है 95, तो 1/5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में अब ये देखो MgCl2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो जैसे ही हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं? 1/5 Na। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, 3 आयन प्रोड्यूस। तो तीसरे में नंबर ऑफ आयन्स कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ आयन्स निकाल लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 1/5 Na। सिंपल है ना? Yes, sir. अब अगर वो पूछ ले कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन बताओ, तो एक MgCl2 में नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओनली एक, तो 1 इंटू 1/5 Na कर देंगे। वो पूछ ले नंबर ऑफ क्लोरीन आयन बताओ, तो एक MgCl2 में 2 क्लोरीन आयन बन रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 Na को। समझ रहे हो? आदर्श, आदर्श आरविल वीडियो ऑन करो। क्लियर है? Yes. Yes, sir. कर दू रेस? Yes. Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? ये इक्वेशन याद रखनी है हमें, इस चैप्टर में भी काम आएगी और पूरा का पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, गैसियस स्टेट, तो उसमें भी काम आने वाली है। वो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। P क्या है हमारा? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये जो N है ये मोल्स है, R को मैं बाद में बताऊंगा, T हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, R क्या है ध्यान देना, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R की जो SI यूनिट होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है SI यूनिट में अगर R की वैल्यू बतानी है तो 8.314 होने वाली है, बट ये वाली हम यूज नहीं करते। ठीक है, हम क्या यूज करने वाले हैं? R की वैल्यू, R की वैल्यू हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, ओनली इस चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में ये भी यूज करते हैं, 2 किलो कैलोरी वाली भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये वाली यूनिट, ये वाली वैल्यू यूज करने वाले हैं, 0.0821 ATM लीटर केल्विन मोल इनवर्स। क्लियर? इसमें जब हम प्रेशर लेंगे, जब भी हम ये वाली यूनिट यूज कर रहे हैं, तो हमें प्रेशर को लेना है ATM में और वॉल्यूम को लेना है लीटर्स में। ये ध्यान रखना, मतलब जब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो प्रेशर हमेशा ATM में होना चाहिए और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, टेम्परेचर तो केल्विन में ही है, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। क्लियर? Yes. Yes, नोट sir. करो, ये PV इक्वल टू nRT याद रखना है। कर दो रेस? Yes. आदर्श वीडियो ऑन, प्रीतेश, हर्ष। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाले यूनिट में और सेकंड वाले यूनिट में डिफरेंस क्या है? बेटा फर्स्ट वाली में जूल और जूल यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे लीटर केल्विन यूज कर रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ ये वाली जो यूनिट है ना, हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में
और गैसियस स्टेट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। बाकी इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में, सब में आर की वैल्यू 8.314 यूज करने वाले। क्लियर? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट है तब आर की 0.314 पे टिक करना है, 0.0821 पे टिक मत करना। ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम प्रेशर की वैल्यू एटीएम में ले रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखो अब। कैलकुलेट द मोल of gas at 3 atm pressure. Which is filled in a container of volume 24.63 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डायरेक्ट हमें यूनिट्स का ध्यान रखते हुए हमें वैल्यूज पुट करनी है। प्रेशर कितना दे रखा है? 3 एटीएम, एटीएम में ही होना चाहिए, बिल्कुल एटीएम में। वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 24.63 लीटर, लीटर्स में ही होना चाहिए, लीटर में ही है। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में नहीं होना चाहिए ना, केल्विन में होना चाहिए। तो 273 से ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। डायरेक्ट किस में रखेंगे? मोल्स हमें निकालने ना, मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। कहाँ से आया ये? उसी रियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर 3 इंटू 24.63, आर है हमारा 0.0821 इंटू 300। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना, आप ध्यान रख लो, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 24.63 ही आता है। ज्यादातर आपको जो टेम्परेचर देगा ना वो 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन ही आएगा, तो इसको याद रखना। इसकी वैल्यू ये आती है 24.63 के बराबर। बार बार आप मल्टीप्लाई मत करने लगना है, इसको याद करना है, क्योंकि 80% केस में यही मल्टीप्लाई करने को देने वाले। ठीक है, तो ये इससे इस टाइम कट जाएगा पूरा, तो ये 3 मोल्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, अब देखो हमें ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें कंडीशन एसटीपी नहीं दे रखी है, अलग टेम्परेचर दे रखा है, अलग प्रेशर दे रखा है, तब पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना है। नहीं तो वो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। अब वो फॉर्मूला कैसे बना था वो देखते हैं। इरेज कर दूं ये? yes, Yes, sir. समझ तो आ रहा है ना सब? Yes, sir. हम थोड़ा धीरे भी पढ़ सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत आए तो बोलना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब 273 केल्विन एसटीपी पर। और प्रेशर कितना रहता है? 1 एटीएम रहता है। ये जो है ना ओल्ड कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन मतलब पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। न्यू कन्वेंशन क्या है? ये भी याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से हमारा जो प्रेशर है वो 1 बार होने वाला है, और जो टेम्परेचर है वो कोई भी फिक्स टेम्परेचर हो, एनी फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, बट इसको हम यूज नहीं करते हैं, वी डोंट यूज इट। हम कौन सा यूज करने वाले हैं? ये मतलब वो जब भी एसटीपी बोले, हमें प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू पूछे, तो प्रेशर क्या होगा एसटीपी पे? 1
1 atm और टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। याद रह जाएगा। Yes. Yes. Yes, sir. अब देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। अब वो ये उसने ये बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिया उसने 1, n की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है। STP की वजह से टेम्परेचर कितना हो गया 273 हो गया केल्विन, प्रेशर कितना हो गया 1 atm हो गया। PV इक्वल टू nRT में रख सकते हैं ये। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा nRT अपॉन P, मोल्स की जगह 1, R की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह 273, प्रेशर की जगह 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आएगा 22.4 लीटर। तो यहां से वो आया कोई सी भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होने वाला है, चाहे वो H2 गैस हो, Cl2 गैस हो, O2 गैस हो, HCl गैस हो, कोई सी भी गैस हो, उसका वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होने वाला है। इस वजह से वो हमने फॉर्मूला बनाया था। समझ आ गया? Yes. बोलो। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी बता देता हूँ। कर दूं ये इरेज, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. देखो 22.4 लीटर ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो वो, एट STP, इसके मोल्स कितने होंगे 1 मोल होंगे। तो 1 लीटर में कितने होंगे 1/22.4 होंगे ना। बोलो V लीटर में कितने होंगे 1/22.4 इंटू V मोल। तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का। क्या है वो गिवन वॉल्यूम एट STP, लीटर्स में होना चाहिए अपॉन 22.4। बोलो समझ आया? Yes. Yes, sir. तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे जो हमने उस टेबल में याद कर लिया था। ठीक है, करें स्टार्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शार्विल? No, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला दे दिया है 89.6 लीटर CO2 एट STP, दूसरा दे दिया है 112 मिलीलीटर O3 एट 1 atm and 273 Kelvin।
Sir, I can't hear you. Sir, we cannot hear you. बेटा मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया है। आवाज आ रही है ना? Yes. Yes, Yes. sir. स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. देखो बेटा दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वाले में तो उसने डायरेक्ट ही एसटीपी दे दिया है, तो हम वही वॉल्यूम अपॉन 22.4। सेकंड वाले ने उसने हमें वैल्यूज दे दी है और ये कंडीशन किसकी है? एसटीपी। तो हम एसटीपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम 112 ml में दे रखा था, तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया अपॉन 1000 करके। स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. 112 1000 तो लीटर में हो गई वैल्यू, अपॉन 22.4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.005 मोल। सिंपल है। Yes, sir. चलो अब 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? जहां पे भी डाउट है मुझे बताना है। कर दो ही रहे थे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट the mass of O3 gas which occupies 11.2 liter at STP. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट .96 liter CO2 at STP. थर्ड क्वेश्चन है, what mass of NO2 gas will occupy 2.24 liter at STP.
कर रहे हो? Yes. Yes. फर्स्ट का आंसर है 24 ग्राम। देखो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 11.2 अपॉन 22.4, तो ये आ जाएंगे 0.5 मोल। मोल्स आ गए तो मोलर मास कैसे निकलता है, सॉरी गिवन मास कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। मोल्स कितने हैं 0.5, मोलर मास कितना है इसका, O3 है, ये O2 नहीं है, O3 ओजोन है ये, है ना। तो ओजोन कितना होगा 48, तो 24 ग्राम आंसर होगा। सेकंड वाले में हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, कैसे निकालेंगे, मोल्स निकाल लो पहले, 8.96 अपॉन 22.4, ये कितना आ जाएगा 0.4 मोल। नंबर ऑफ एटम्स किसमें, CO2 में, तो देखो पहले तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल है खुद, 0.4 Na मॉलिक्यूल हो गया। देन एटम्स निकाल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 3 इंटू 0.4 Na। क्लियर है? अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा ना। No, sir. चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट मास, मतलब हमें मास निकालना है NO2 का, वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले वही मोल्स निकाल लेंगे, 2.24 अपॉन 22.4, 0.1 मोल आ गया। मास कैसे निकालेंगे, मोल से, मोल्स इनटू मोलर मास, तो 0.1, मोलर मास कितना होता है इसका 46, तो 4.6 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो, नोट करो। कर दो इरेज। Yes, sir. Yes. एक क्वेश्चन देखो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml। अब इसमें ध्यान रखो बेटा, जब तक STP नहीं दिया हो ना क्वेश्चन में, हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और ये ड्रॉप ऑफ वाटर है, वो गैस के लिए वैलिड है ओनली। ऐसा मत कर देना कि ये हमें वॉल्यूम दे दिया है, इसको डिवाइड बाय 22.4 कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे। वो किसके लिए वैलिड है, वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, वो भी सिर्फ STP पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब फिर इसको, हमें वॉल्यूम ऑफ H2O दे रखा है, कितना दे रखा है 0.18 ml। हमें डेंसिटी तो पता ही होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, क्वेश्चन में नहीं देगा वो, डेंसिटी होगी इसकी 1 ग्राम पर ml। मतलब मैं मास निकाल सकता हूँ अब, बोलो।
क्या Yes. फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? मास बाई Yes, वॉल्यूम। sir. मतलब वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा मास आ जाएगा, तो 0.18 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 0.18 ग्राम। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. अब मास आ Yes, गया sir. है, हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे। तो मास हमारे पास आ गया है, तो हम पहले क्या करेंगे? मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। 0.18 अपॉन 18, तो 0.1 मोल आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि H2O खुद मॉलिक्यूल है, तो 0.1 Na क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक H2O में कितने एटम है? 3 है ना, तो 0.1 Na में कितने होंगे? 3 इंटू 0.1 Na, मतलब 0.3 Na मॉलिक्यूल। सिंपल है। Yes. ये मैंने Yes, यहाँ sir. पे थोड़ी सी गलती कर दी है, ये 0.01 आएगा। सही कर लेना उसको। कर दो रेस, इजी है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम दे दे वो, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन 22.4 से तभी होगा जब वो गैस के बारे में बोल रहा है, वो भी सिर्फ कब? जब वो एसटीपी हमें दे रहा है। बिना एसटीपी के वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। एसटीपी नहीं है, गैस दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? और गैस ही नहीं है तो फिर हमें उसकी डेंसिटी वो देगा, और डेंसिटी भी नहीं देगा तो किसकी नहीं देगा? सिर्फ वाटर की नहीं देगा, क्योंकि वो मान के चलता है कि वाटर की डेंसिटी आपको याद होगी। क्लियर? Yes. नोट करो। कर दो रहे बच्चों। Yes. चलो, मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अगर वो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो इसका क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल याद रह जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें लास्ट तक। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन। पहला क्वेश्चन दे रखा है 96 ग्राम मैग्नीशियम, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 96 AMU। दोनों को सॉल्व करो। हुआ? नाइन्टी सिक्स AMU मैग्नीशियम है। देखो, पहले वाले में तो हमें सिंपली गिवन मास दे रखा है क्योंकि ग्राम्स में है, तो वही हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल लेंगे? पहले मोल्स निकालेंगे,
96/24, तो ये आ जाएंगे हमारे 4 मोल। और एटम्स कैसे निकालेंगे? 4 इंटू Na कर देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम खुद एक एटम है, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो 4 Na हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर AMU है, तो AMU एक छोटी यूनिट है, 4, 5, 10, 15 इतने एटम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम 24 AMU होता है। किसका? एक मैग्नीशियम का होता है ना। तो एक एक AMU किसका होगा? 1/24 मैग्नीशियम का। 96 AMU किसका होगा? 1/24 इंटू 96 का मतलब 4 एटम्स का। कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे एक मैग्नीशियम का मास, एक मैग्नीशियम के एटम का मास 24 AMU होता है कि नहीं? तो 4 का होगा ना 96 AMU। तो यहाँ पर Na से मल्टीप्लाई Yes, मत कर देना, और ऐसा भी कंफ्यूज मत होना कि AMU दे दिया, इसको पहले मैं ग्राम में चेंज करूँ फिर क्वेश्चन करूँ। अरे सिंपल है, AMU एक छोटी यूनिट है ना, छोटी यूनिट है। हम ग्राम्स कब यूज करते हैं? ग्राम, जैसे हमें सब्जी लेनी है तो 500 ग्राम सब्जी दे दो। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 500 टन मुझे सब्जी दे दो। तो ग्राम एक छोटी यूनिट, सॉरी AMU एक छोटी यूनिट है एटम्स के केस में। 5, 10, 15, 20 इतने एटम्स हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ट्रिलियंस बिलियंस एटम कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? ग्राम्स में डील करेंगे। क्लियर? Yes. yes, sir. नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं? अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस चैप्टर में? सीरियसली बताओ, बिल्कुल बिना शर्म। Yes, ऐसा sir. तो नहीं लग रहा कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा? अभी हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, प्रेजेंट टाइम में बोलो। Yes, yes, sir. एक को हुआ, गर्ल्स को किसी को नहीं हुआ? कुंजल को हुआ क्या? कुंजल, Yes, sir. आस्था, अदिति, शार्विल तो बोल ही रहा है यस सर। स्नेहा, हितांशी, हार्दिक, Yes, हुआ sir. ना? क्वेश्चन हो रहे हैं ना सारे? समझ आए? एक Yes, भी ऐसा sir. नहीं कि ऊपर से क्या Yes, हो sir. कि सर ने ये क्या कर दिया एकदम से। ठीक है ना? चले आगे। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैलकुलेशन। ये भी सिंपल से टॉपिक है, बचपन से आपको आता होगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, ये ITC चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई एटम है जिसका सिंबल हमें दे रखा है X, ठीक है, उसके नीचे जो नंबर लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में ना डिफरेंस होता है बेटा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? वो लगभग सारे एटम में सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ में डिफरेंस होता है। मास नंबर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इक्वल करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। किसके बारे में बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। समझ रहे हो? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? 11 ही होंगे। ठीक है? फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर अ न्यूट्रल स्पीसी लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सेम माइनस चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा एटम। समझ रहे हो ना? न्यूट्रल स्पीसी में जैसे अगर मैं सोडियम का एटम लिखूं, तो ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। इस वाले केस में तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इस वाले केस में प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होने वाला। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो कोई भी एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखते हैं हम, सिंबल के नीचे, और एटॉमिक मास को, जिसको ए से डिनोट करते हैं, वो का एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं। क्लियर? अब देखो, ये जो मास नंबर होता है ये क्या बताता है हमें? मास नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं हम? न्यूट्रॉन के नंबर्स निकाल सकते हैं हम एटॉमिक या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से। बोलो, क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. अब देखना, जैसे मुझे कुछ स्पीसी दे रखी है, मुझे दे रखा है नाइट्रोजन, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने। तो नाइट्रोजन का आपको मैंने मास नंबर भी बताया याद करने को, और इसका एटॉमिक नंबर आपको याद ही होना चाहिए। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ठीक है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? जितना इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही, क्योंकि न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 14 माइनस 7, तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मुझे n-3 का निकालना हो, ये अब आयन है, इसमें प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर तो 7 ही है, तो प्रोटॉन तो 7 ही होने वाले। इलेक्ट्रॉन इसने 3 और गेन कर लिया, तभी इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 7 + 3 कर देंगे, 10 कर देंगे। न्यूट्रॉन कैसे? न्यूट्रॉन तो उतने ही रहने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर ही रहने वाले हैं। तो 14 - 7 से ही 7 निकाल लेंगे। क्लियर है ना? O-2, Yes. O-2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ। प्रोटॉन तो वही, इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन इसने 2 और ऐड कर दिए, तो 8 + 2 10। और न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे इसके मास नंबर से, तो 16 - 8 8। क्लियर है? Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, P3+ एंड CO3 2 माइनस एंड SO4 2 माइनस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन काउंट कर लें। फॉस्फोरस क्या होता है? 31 इसका मास नंबर होता है, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन तो 15 ही होने वाले, इलेक्ट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन 3 इसने दे दिए, तभी इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो 15 - 3 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन 31 - 15, तो 16 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। सिंपल है। इसको कैसे निकालेंगे? सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड कर दो, तो CO3 2 माइनस के प्रोटॉन आ जाएंगे। देखो, प्रोटॉन निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले। प्रोटॉन कार्बन में कितने? 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन में कितने? 8, और 3 ऑक्सीजन है, तो 8 × 3, तो 24 + 6 कितना हुआ? 30। इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 ज्यादा हो गए ना, 2 माइनस चार्ज है, तो 30 में 2 ऐड कर देंगे, तो 32। क्लियर है? Yes, sir. न्यूट्रॉन, कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 12 - 6, 6 तो कार्बन में होंगे, ऑक्सीजन में 8 ही होंगे, 16 - 8, तो 8 × 3, तो 30 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। बोलो, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी के ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर ध्यान चल गया और नहीं समझ आया? सभी को आया? SO4 2 माइनस में देखो, SO4 2 माइनस में सल्फर के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 16, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, क्योंकि 16 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 × 4, 32 + 16 48। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
इलेक्ट्रॉन 48 प्लस का 2 50। न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 तो सल्फर में प्लस 8 ऑक्सीजन में, तो 48 ही न्यूट्रॉन होने वाले। निकाल सकते हैं इजीली? बोलो। sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस आयन। अब वो है ना बेटा, डायरेक्ट PO4 3 माइनस आयन की जगह फॉस्फेट आयन भी लिख सकता था। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट आयन्स है ना वो तो याद रखने की फॉस्फेट आयन क्या होता है, सल्फेट आयन क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है। ठीक है? Yes, sir. अगर किसी को प्रॉब्लम आती है आयन्स याद करने में तो मुझे डाउट क्लास में मिलो, मैं याद करवा दूंगा। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें गिवन मास है ना, गिवन मास है। गिवन मास से कहाँ जाना है हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाना है। तो वही फर्स्ट स्टेप में हम मोल्स निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप में मोल्स निकाल लिए कैसे, 9.5 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 95 होने वाला है। फॉस्फोरस का 31 प्लस 48 64, 31 प्लस 64 95, राइट। तो 0.1 मोल आ जाएगा। दूसरे में पार्टिकल्स निकालेंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, क्योंकि ये खुद एक आयन है। तो आयंस कितने हो जाएंगे, 0.1 Na। अब एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन में 3 और ऐड कर देना। तो फॉस्फोरस 15 था, 18 लिख दिया गलती से, यहाँ यही लिख दो ना, छोटा सा समझ जाओगे ना। 15 Yes, sir. प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, प्रोटॉन होंगे 8, तो 8 इंटू 4 प्लस 3 इसने और गेन कर लिए थे। तो यहाँ तक का तो ये प्रोटॉन काउंट किया, उसमें 3 और ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, राइट? Yes, sir. तो 32 प्लस 15 कितना होगा, 47, 47 प्लस 3 50। तो एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 Na में कितने होंगे, 50 इंटू 0.1 Na, तो 5 Na आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. 1 minute, sir. हाँ मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन 90 ग्राम NH4 प्लस। समझना, 90 ग्राम क्या गिवन मास है कि वॉल्यूम है, बताओ। गिवन मास, Given तो मोल्स निकाल लें, क्योंकि पार्टिकल पूछे हैं तो मोल्स की तरफ से ही होते हुए चलेंगे। 90 अपॉन इसका मोलर मास क्या होगा, 14 प्लस 4 21। 14 प्लस 4 21 कहाँ से हो गया,
दिमाग खराब हो गया मेरा। 18 ये कितने मोल्स आ जाएंगे? 5 मोल्स। ये क्या आयन है ना, तो आयंस आएंगे पार्टिकल्स में। आयंस कितने हो जाएंगे? 5 Na आयंस हो जाएंगे। अब इसमें कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो निकाल लेते हैं पहले। NH4+ में प्रोटॉन निकाल रहे। प्रोटॉन उनका एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो कितना हो गया? 11। इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होंगे क्योंकि प्लस का साइन है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन? 7, 14 - 7, प्लस हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन? 0 × 4। 0 होते हैं ना हाइड्रोजन, ऐसा होता है 1 1। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. तो Yes, 5 sir. Na आयंस में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 11 × 5 Na, मतलब 55 Na। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 50 Na, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितने? 735 Na। सिंपल है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में हम चार्ज निकालना सीखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास वगैरह के बारे में देखेंगे, और एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये सब अभी आईटीसी का पार्ट चल रहा है, जो आई थिंक आपने पहले एक बार पढ़ रखा है ना। Yes, sir. तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब बिल्कुल इजी हो गया है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, आपके एग्जाम में आएगा। तो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये आईटीसी ध्यान से रिवाइज करते रहना, संडे को आपका एग्जाम है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Bye, sir. Thank Bye, you. sir. Bye, sir. Bye, Thank you. sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय, वेलकम।